हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का शक्ति गेट में। दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3.2 का जो आपका एग्जाम होने वाला है या फिर जो आगे आने वाला भविष्य का आपका 4.2 का एग्जाम होने वाला है, उस सभी एग्जाम में आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। चाहे आप पीआरटी वाले हो, 6 to 8 वाले हो, 9 to 10 वाले हो, 11 to 12 वाले हो और किसी भी सब्जेक्ट से आप हैं, आपके जीएस के पेपर में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूछा जाता है और उसका बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत महत्वपूर्ण है। बिना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़े आप पेपर में नहीं बैठ सकते हैं और इसको पढ़ना आपको पड़ेगा ही। ठीक है। अब सभी लोग कंफ्यूज होते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आपको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, इसके जो टॉपिक हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आपको क्या क्या पढ़ने हैं, कौन कौन सी घटनाएं पढ़नी है, कौन कौन से आंदोलन पढ़ने हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। चाहे आप 6 to 8 में अगर पेपर देते हैं, एसएसटी से हो, मैथ से हो, हिंदी से हो, उर्दू से, किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप हैं, तो 6वीं से 8वीं में आपका 8 नंबर का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूछा जाता है। और जो टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के, अगर उतने टॉपिक करके आप जाते हैं तो 8 में से 8 नंबर की गारंटी मैं आपको देता हूं कि इन्हीं में से आपके 8 के 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका पूछा नहीं जाएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। याद रखिए दोस्तों, आपके जो सिलेबस है उसमें आपका INM लिखा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन लिखा है, ना कि आपका भारतीय इतिहास लिखा है। काफ़ी सारे भाई बहन ऐसे हैं जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जगह पूरा भारतीय इतिहास पढ़ने के लिए बैठ गए हैं, चाहे वो आपका प्राचीन भारत का इतिहास हो, मध्यकालीन भारत का इतिहास हो या आधुनिक भारत का इतिहास हो। आपको पूरा इतिहास नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है। अगर आपके सिलेबस में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मेंशन किया गया है तो आपको सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ही पढ़ना है। ठीक है, पूरा आपको नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ सिलेक्टेड चीज़ें ही पढ़नी है। अब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। चाहे आप पीआरटी वाले हो, 6 to 8 वाले हो, 9 to 10 वाले हो, 11 to 12 वाले हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। और आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक एक टॉपिक मैं आपको बता दूंगा और जो मैं टॉपिक बताऊंगा उसको आपको लिखते जाना है, या फिर नहीं भी लिख पाते तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पर मैं इसकी PDF भी आपको डाल दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपका 1857 से होता है। 1857 से 1947 के बीच की जितनी भी घटनाएं आपकी हैं वो सारी की सारी आपकी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आ जाती हैं। 1857 से लेके 1947 तक के बीच की आपको घटनाएं पढ़नी है, ना कि आपको उसके पहले का या फिर इसके बाद का इतिहास नहीं पढ़ना है। आपको 1857 से 1947 के बीच का इतिहास आपको पढ़ना है। लगभग आपको 1857 से 1947 का बीच के ले लीजिए जाए तो 90 से 100 साल का इतिहास ही आपको पढ़ना है। 90 से 100 साल के बीच में जो भारत में हुआ, जो विश्व में हुआ, आपको उसको देखना है। विश्व के स्तर पर भारत का योगदान को आपको देखना है 1947 तक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक आपका स्टार्ट होता है 1857 की क्रांति, क्योंकि हमें पढ़ना है 1857 से लेकर के 1947 तक। तो 1857 में क्या हुआ था आप सभी जानते हैं। 1857 में एक आपका विद्रोह हुआ था, जो पहले तो आपका सैनिक विद्रोह था लेकिन बाद में वो राष्ट्रीय विद्रोह बन गया। तो आपको 1857 का विद्रोह पढ़ना है। 1857 के विद्रोह में आपको क्या चीजें देखनी है, जैसे मैं आपको एक चीज समझा दूं तो 1857 के विद्रोह में आपको इंपोर्टेंट आपके लिए क्या है। पहली बात तो 1857 के विद्रोह के आपको केंद्र पढ़ने हैं, मतलब कहां कहां पर 1857 का विद्रोह ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ। जैसे झांसी में हुआ, कानपुर में हुआ, लखनऊ में हुआ, इसके अलावा आपका इलाहाबाद में हुआ, और बिहार की बात करें तो जगदीशपुर में हुआ, पटना में हुआ। तो इस जो 1857 की क्रांति के जो केंद्र हैं उसको आपको देखना है। अब जो केंद्र है वहां तो आपने देख लिया, अब केंद्र में नेतृत्व कौन कर रहा था, यानी कि जैसे झांसी की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी, बिहार की बात करें तो राजा कुंवर सिंह कर रहे थे, और कानपुर की बात करें तो नाना साहब कर रहे थे। तो 1857 के विद्रोह की आपको केंद्र पढ़ने हैं, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था उसको पढ़ना है, और जहां जो नेतृत्व कर रहा था उस जगह पर अंग्रेजी दमनकर्ता कौन था उसको भी आपको देखना है। जैसे कि झांसी की बात करें तो झांसी में नेतृत्वकर्ता आपकी रानी लक्ष्मीबाई थी, लेकिन अगर वहां पर पूछा जाए कि अंग्रेजी दमनकर्ता कौन था, इंपोर्टेंट है, यही पूछा जाता कि अंग्रेजी दमनकर्ता कौन था, तो वहां पर आपका ह्यूरोज था। ह्यूरोज वहां पर आपका दमन करता था, जो अंग्रेजी तरफ से, अंग्रेजी सेना की तरफ से आपका लड़ रहा था। तो इसी प्रकार से आपको पढ़नी है। तो 1857 क्रांति से संबंधित जो भी आपकी घटनाएं हैं, जो भी चीजें हैं वो आपको पढ़नी है, यानी कि आपको 1857 क्रांति पूरी तरीके से अच्छी तरह से पढ़ना है। अब कहां से पढ़ना है, तो 1857 क्रांति आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। चाहे आप किसी भी किताब से पढ़ें, किसी भी किताब से पढ़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है। या फिर आप यूट्यूब के माध्यम से आप सर्च करेंगे 1857 क्रांति तो वहां से भी आप खत्म कर सकते हैं। मैंने आपको टॉपिक बता दिया है, अब आपको पढ़ना है। आप दो माध्यम से पढ़ सकते हैं, या तो सेल्फ स्टडी से पढ़ सकते हैं किताबों के माध्यम से, किसी भी किताब से, या फिर यूट्यूब के माध्यम से आप सर्च करेंगे 1857 क्रांति, वहां से आप खत्म कर दीजिए। और पहले आप इसको खत्म करिए, इसके थ्योरी को खत्म करिए, उसके बाद इससे
इससे जो संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं, इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको खत्म कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपका पूरा 1857 की क्रांति खत्म हो जाएगा और बहुत बढ़िया तरीके से खत्म हो जाएगा और ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, 1 से 2 घंटे का टॉपिक है और खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको अगला आपका जो 1857 की क्रांति के बाद आपका अगला टॉपिक है कांग्रेस। कांग्रेस का जो आपका गठन हुआ था 1885 में हुआ था, तो कांग्रेस के बारे में आपको पढ़ना है। कांग्रेस के इंपोर्टेंट है, कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए आपके सभी को नहीं पढ़ना है, जो जो इसके इंपोर्टेंट अधिवेशन है, जिस जिस अधिवेशन में कोई कोई महत्वपूर्ण फैसला लिया गया, यानी कि किस में आपका स्वराज शब्द आया, किस में जनगण मन गाया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन है उनमें से आपको महत्वपूर्ण कांग्रेस के अधिवेशन पढ़ने हैं। पहले अध्यक्ष कौन थे, इसके संस्थापक कौन थे। ठीक है, इस प्रकार से जैसे कि मान लीजिए कि कांग्रेस का जब अधिवेशन गठन हुआ उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल कौन था, तो इस प्रकार की आपको कांग्रेस के बारे में सारी की सारी चीजें आपको देख लेनी है। तो मैंने आपको टॉपिक बताता जा रहा हूं, अब मैं जल्दी जल्दी आपको बताऊंगा। समझा मैंने आपको दिया कि आपको कैसे पढ़ना है और किस प्रकार से पढ़ना है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। तो 1857 की क्रांति पूछा जाएगा, इसके बाद कांग्रेस के बारे में पूछा जाएगा। मैंने आपको बिल्कुल क्रम से लिख रखा है, यानी कि 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद आपका 1885 आता है, इसके बाद आपका बंगाल विभाजन होता है। बंगाल विभाजन आपका होता है 1905 में। बंगाल विभाजन होता है आपको 1905 में। जो कर्जन था आपका जो अंग्रेजी गवर्नर था कर्जन, वो आपका बंगाल को विभाजन करता है 1905 में, तो उसको आपको पढ़ना है। और बंगाल विभाजन 1905 में होता है। उसके बाद आपका मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906, तो मुस्लिम लीग की स्थापना को आपको पढ़ना है। इसका संस्थापक कौन था, ठीक है, कितने सदस्य थे, कहां कहां एक्टिव थी, इस प्रकार की आपको क्वेश्चन देखना है मुस्लिम लीग से संबंधी। और इसके बाद आपको देखना है कांग्रेस का विभाजन, यानी कि जब मुस्लिम लीग का गठन होता है उसके 1 साल बाद 1907 में जो सूरत अधिवेशन होता है, सूरत अधिवेशन होता है, और उसमें आपका 1907 में आपका कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। पहले कांग्रेस एक थी, 1885 से लेकर 1907 तक आपकी कांग्रेस एक थी, लेकिन उसके बाद कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, यानी कि कांग्रेस के दो दल बन जाता है। एक होता है आपका नरम दल, दूसरा होता है आपका गरम दल। तो नरम दल का नेता कौन था, गरम दल का नेता कौन था, कब विभाजन होता है, कौन से अधिवेशन में विभाजन होता है, इसके अध्यक्ष कौन थे उस समय, इस सारे के सारे टॉपिक आपको यहाँ पर कांग्रेस विभाजन के संबंध में आपको यहाँ पर देखने होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको। तो कांग्रेस विभाजन 1907 में होता है, सूरत अधिवेशन होता है। ठीक है, उस समय आपको देखना है। उसके बाद आपका मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार आपका आता है 1909 में। इसको आपको देख लेना, कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं, यूट्यूब से, क्लासेस से, या फिर किसी भी किताब से आप मार्ले मिंटो सुधार को खत्म करिए। उसके बाद दिल्ली दरबार होता है आपका, दिल्ली दरबार 1911। मुख्य रूप से आपको जो दिल्ली दरबार के बारे में मैं आपको बता दूं, तो दिल्ली दरबार आपके 3 दिल्ली दरबार होते हैं, लेकिन आपके लिए तीनों इंपोर्टेंट नहीं है। आपके लिए सिर्फ तीसरा दिल्ली दरबार जो कि आपको 1911 में होता है, आपको सिर्फ वही पढ़ना है, सिर्फ वही पढ़ना है। क्यों आपके लिए इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपका जो अंग्रेजी राजा था, ब्रिटेन के जो राजा था जॉर्ज पंचम, और महारानी भी इस वाले जो दिल्ली दरबार था 1911 इसमें आई थी, इंडिया आई थी, जॉर्ज पंचम और जो महारानी थी। तो इसलिए आपका इंपोर्टेंट हो जाता है 1911 का जो दिल्ली दरबार है। और इसी दिल्ली दरबार में जो आपका एक फैसला लिया गया था, उसमें आपका एक फैसला महत्वपूर्ण था, जो कांग्रेस जो आपका बंगाल का विभाजन हुआ था, उस बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया था 1911 में, जब दिल्ली दरबार हुआ था उसी समय। और इसी समय आपके जो कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी बनाया गया था, 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली दरबार में ही आपका फैसला लिया गया था कि जो आपके पहले कलकत्ता राजधानी थी इंडिया की, उसके बाद आपको दिल्ली को राजधानी बनाया गया था 1 अप्रैल 1912 में। तो ये सारी चीजें आपको दिल्ली दरबार में देखने को मिल जाएंगी 1911 वाले में। ठीक है, इसको आपको अच्छे से देखना है। इसके बाद आपका क्या होता है, तो इसके बाद होता है आपका 1914 की घटना। 1914 में आप सभी जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, विश्व स्तर पर प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपका 1914 में हुआ था, इसको आपको देखना है। इसमें आपका पूरा आपको नहीं देखना है, आपको सिर्फ इतना आइडिया होना चाहिए कि प्रथम विश्व युद्ध में कौन कौन से देश लड़ रहे थे, कौन कौन एक साथ कौन थे, दूसरे साथ कौन थे, कौन कौन से आपस में देश लड़ रहे थे, और इसमें इंडिया का क्या रोल था। आपको इंडिया का रोल यहाँ पर देखना है कि कांग्रेस ने 1914 का जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, इसमें इंग्लैंड का सपोर्ट किया था या विरोध किया था। गांधी जी का क्या रोल था इसमें। तो आपको भारत के परिप्रेक्ष्य में प्रथम विश्व युद्ध को आपको देखना है। ठीक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आपका आधे पेज 1 पेज का टॉपिक है, बिल्कुल जो छोटे छोटे टॉपिक है। मैं आपको इतने टॉपिक देख के आप डरिएगा मत, बहुत बड़ा टॉपिक मैंने आपको लिख दिया पूरे। टोटल मैंने 31 टॉपिक आपके लिए लिखे हैं। 31 टॉपिक का मतलब आपके लिए ये है कि बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक है, मैंने आपको कोई भी चीज छोड़ी नहीं है, कोई भी चीज छोड़ी नहीं है। यानी कि 1857 से लेकर 1947 तक की जो भी घटनाएं हुई, छोटी से छोटी, सबको यहाँ पर मेंशन किया है। और ये बिल्कुल छोटे से छोटे टॉपिक हैं आपके लिए। जैसे दिल्ली दरबार ले लीजिए, तो दिल्ली दरबार आपका 4 लाइन का टॉपिक है, 4 लाइन का टॉपिक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किसी भी किताब से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बहुत बड़े बड़े टॉपिक नहीं है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनको आप कोई भी टॉपिक को मिस मत करिए, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर लिख रखे हैं। और कोई बड़े बड़े टॉपिक नहीं है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनको आप एक दिन में
कम से कम आप 8 से 10 टॉपिक खत्म कर सकते हैं एक दिन में। ठीक है, जितने भी टॉपिक मैंने आपको लिखे हैं वो आप 3 से 4 दिन में पूरे टॉपिक बढ़िया तरीके से थ्योरी के साथ इनको खत्म करिएगा। उसके बाद 1 से 2 दिन में इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एमसीक्यू आते हैं उनको खत्म करिएगा। कहीं से भी यूट्यूब से, किताबों से आप कर सकते हैं। इसके मैं टॉपिक आपको बता देता हूं। तो 1914 का आपका प्रथम विश्व युद्ध हुआ, और प्रथम विश्व युद्ध के बाद आपका क्या हुआ, तो लखनऊ समझौता हुआ। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ। जी आपका कांग्रेस का अधिवेशन था 1916 का, इसमें आपको जो लखनऊ में हुआ था उसको लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। लखनऊ समझौता किन किन के बीच हुआ, तो जो आपका कांग्रेस था और आपका मुस्लिम लीग था, उन दोनों के बीच आपका लखनऊ में समझौता हुआ था। इसी को आप लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं। 1916 में हुआ था। इसके 2 अध्यक्ष थे, वो अंबिका चरण मजूमदार थे 1916 के अधिवेशन के लखनऊ समझौता के। ठीक है, इसको आपको देख लेना है। और जब आपका लखनऊ समझौता हुआ तो उसमें आपके 2 चीजें इंपॉर्टेंट थी। एक तो आपका कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में आपका समझौता हुआ, और दूसरा जो आपका कांग्रेस का विभाजन हो गया था नरम दल और गरम दल में, उसको भी यहाँ पर संगठित हो गए थे दोनों भाई लोग। ठीक है, तो लखनऊ समझौता आपको पढ़ना है। उसके बाद होम रूल आंदोलन, यानी कि होम रूल लीग आपको पढ़ना है। होम रूल लीग आपको पढ़ना है। इसकी स्थापना किसने की थी, कब की थी, तो इसके बारे में आपको देखना है। इसके बाद आया आपका मोंटेस्क्यू घोषणा पत्र 1917। मोंटेस्क्यू घोषणा पत्र आता है 1917 में। इसके बारे में आपको पढ़ लेना है, कहीं से भी इसको आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद 1917 के बाद आपका जो इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका 1913 का गदर पार्टी। 1913 का गदर पार्टी को भी आपको देख लेना है। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, किन्होंने इसकी स्थापना की थी, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, इसको आपको देख लेना गदर पार्टी को। इसके बाद आपका अगला टॉपिक है 13 नंबर का संपूर्ण गांधी युग, यानी कि गांधी युग के बारे में आपको पूरा पढ़ना है। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, इनके पिताजी का नाम क्या था, माताजी का नाम क्या था, इन्होंने शिक्षा कहाँ ली थी, पहला आंदोलन कौन सा किया था, भारत कब लौट के आए थे, अफ्रीका कब गए थे, अमेरिका कब गए थे, और इनके जितने भी आंदोलन है सारी चीजें इनको आपको देखनी है। गांधी जी की जितनी भी किताबें हैं, जितने भी समाचार पत्र हैं, जितने भी आंदोलन है, गांधी जी के बारे में आपको पूरा A to Z नॉलेज होना चाहिए। तो संपूर्ण गांधी युग आपको देखना है, यानी कि 1869 में इनका जन्म हुआ था और 1948 में इनकी मृत्यु हो गई थी। नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मार दी थी। तो संपूर्ण गांधी युग आपको देखना है। गांधी जी के बारे में कोई भी चीज आपको मिस नहीं करनी है। यहां से आपका क्वेश्चन 100% बनेगा। तो पूरा गांधी युग आपको देखना है। उसके बाद आपको क्या देखना है, तो अगला टॉपिक है आपका रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट आता है आपको 1919 में। इसका काफी विरोध होता है, और इसी का विरोध के बाद आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, तो उसको भी आपको देखना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका होता है 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में। आप सभी जानते हैं कि बहुत बड़ा एक भीषण हत्याकांड होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें आपके हजारों लोगों को गोली मारी जाती है जनरल डायर के द्वारा। ठीक है, तो इसको आपको देखना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। इसके बाद आपको इंपोर्टेंट है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन आपका होता है 1920 और 1922 के बीच में असहयोग आंदोलन चलाया जाता है महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में। तो असहयोग आंदोलन आपको देखना है। ठीक है, जब आपका असहयोग आंदोलन हो रहा था, बहुत बढ़िया तरीके से आपका आंदोलन हो रहा था, पूरे देश विदेश में इसका नाम हो रहा था, और असहयोग आंदोलन अपने चरम सीमा पर था। उसी समय आपकी एक दुर्घटना होती है, एक घटना होती है आपकी 1922 में, चौरी चौरा हत्याकांड या चौरी चौरा कांड के नाम से इसको जाना जाता है। एक चौरी चौरा आपका जगह थी, वहां पर एक थाने में 20-22 पुलिस कर्मियों को, जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने एक जेल में बंद कर दिया और उसको जेल को आग लगा दिया था, थाने को। तो वहां पर चौरी चौरा हत्याकांड होता है। उसके बाद जो गांधी जी होते हैं वो आपके असहयोग आंदोलन को बंद कर देते हैं। तो चौरी चौरा हत्याकांड आपको पढ़ना है, 1922 में हुआ था, इसको आपको देख लेना है। इसके बाद स्वराज पार्टी, जब आपका चौरी चौरा कांड हो जाता है, असहयोग आंदोलन आपका बंद हो जाता है, उसके बाद आपकी स्वराज पार्टी की गठन होती है। और स्वराज पार्टी गठन किसने किया, कब किया, वो आपको सारा का सारा पढ़ लेना है। 1923 में आपको स्वराज पार्टी के बारे में आपको देख लेना है। ठीक है, 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। स्वराज पार्टी की किसने की थी, कहाँ की थी, कौन कौन से इसके संस्थापक थे, किसकी अध्यक्षता में हुई थी, ये सारी चीजें आपको देख लेने हैं। 1923 का स्वराज पार्टी। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। इसके बाद अब अगला टॉपिक है आप सभी के लिए, वो है आपका साइमन कमीशन, यानी कि साइमन कमीशन आया। अब साइमन कमीशन 1927 में साइमन कमीशन आता है इंडिया में, वो आपको देख लेना। साइमन कमीशन के बारे में कौन कौन से इसके सदस्य लोग थे, तो साइमन कमीशन के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। इसके बाद है आपका नेहरू रिपोर्ट, यानी कि बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक हैं, 2-2, 3-3 लाइन के टॉपिक हैं। मैंने आपको बस लिख रखा है कि कोई भी टॉपिक मिस ना हो। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी छोटा सा टॉपिक मिस हो जाता है, उसको आप नहीं पढ़ते हैं, उसकी डेट आ जाती है या उसके संस्थापक आ जाते हैं, तो फिर वहां पर आपको समस्या होगी। इसलिए मैंने सारे के सारे छोटे से छोटे 2-2 लाइन के टॉपिक आपके लिए लिख रखे हैं,
उसको आप सर्च करेंगे गूगल पे, यूट्यूब पे, किसी भी किताब में, तो आपका पता चल जाएगा कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है। नेहरू रिपोर्ट में क्या क्वेश्चन आएगा? नेहरू रिपोर्ट में आपका क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, और इसके जो नेहरू रिपोर्ट है उसके नेहरू रिपोर्ट किसने पेश की थी, किसकी अध्यक्षता में पेश की थी, इस जो नेहरू रिपोर्ट है उसका क्या लाभ हुआ, क्या नुकसान हुआ, छोटे से छोटे क्वेश्चन है। तो जो मोतीलाल नेहरू थे उनकी अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट 1928 में आपकी पेश की गई थी। तो नेहरू रिपोर्ट के बारे में आपको पढ़ लेना है, 1928 में नेहरू रिपोर्ट। उसके बाद आपका लाहौर अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, लाहौर अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, 1929 में हुआ था लाहौर अधिवेशन। इसके दो जो कांग्रेस का अधिवेशन है जो कि लाहौर में हुआ था, इसलिए इसको लाहौर अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। और लाहौर में रावी नदी है आपकी, तो उसी के तट पर हुआ था रात को 12 बजे। और यहाँ पर आपका झंडा भी फहराया गया था रात को 1929 में, इंडिया का फ्लैग तिरंगा फहराया गया था 1929 में रावी नदी के तट पर। और इसके जो अध्यक्ष थे वो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 1929 के लाहौर अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसको आपको देख के जाना है। इसके बाद लाहौर अधिवेशन के बाद है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है उसके बाद आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है उसके बाद आपको उसको आपको देख लेना। गांधी जी के नेतृत्व में आपका दूसरा बड़ा आंदोलन होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद आपका होता है गोलमेज सम्मेलन। उसी समय होता है जब आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा होता है, उसी समय आपका इंग्लैंड में, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, गोलमेज सम्मेलन के बारे में आपको पढ़ना है। मुख्य रूप से आपके 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। और इसमें से आपको देखना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, आपको इतना देखना है गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, पहला कब हुआ, दूसरा कब हुआ, तीसरा कब हुआ। इसके लिए आपका दूसरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दूसरे में आपका कांग्रेस ने भाग लिया था और कांग्रेस की तरफ से आपके महात्मा गांधी जी इंग्लैंड गए थे। ठीक है, और आपको देखना है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन कौन सदस्य थे। तो B.R. अम्बेडकर थे और एक लोग और एक और कोई थे, तो उसके बारे में आपको पढ़ लेना है। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारत के कौन कौन से लोग थे। तो B.R. अम्बेडकर थे और सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको देख लेना है। इसके बाद आपके लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका भारत छोड़ो आंदोलन। यहाँ पर आपका भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो जाता है 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही आपका भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पर जितने भी क्रांतिकारी होते हैं, गांधी जी होते हैं या जो भी बड़े बड़े क्रांतिकारी होते हैं, उनको यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर भी जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो आपका चलता रहता है। और इसके बाद आपको देखना है आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की थी, किसने की थी, कहाँ की थी, तो इसको आपको देख लेना है। जी आपके लिए अगला टॉपिक है आज़ाद हिंद फौज। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक है आपका कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946 में आया। तो कैबिनेट मिशन कब आया, किसकी अध्यक्षता में आया और उस समय आपका जो गवर्नर था वो कौन था, तो कैबिनेट मिशन के बारे में आपको देख लेना है। इसके बाद अगला टॉपिक है आपका कैबिनेट मिशन के बाद आपको पढ़ना है माउंट बेटन योजना। माउंट बेटन योजना 1947 में आता है। और उस समय जो आपका माउंट बेटन योजना यानी कि जो आपका भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल बन के आता है वो माउंट बेटन आता है। और माउंट बेटन भारत को आजाद करके जाता है। तो जो अपना माउंट बेटन जो था वो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, 1947 में आता है। और आप सभी जानते हैं कि हमारा देश भी 1947 में स्वतंत्र हो गया था। तो 1857 से लेकर के 1947 के बीच की जितनी भी छोटी छोटी घटनाएं थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। इनके बारे में आपके यूट्यूब से, किताबों से, कहीं से भी आप इनको देख सकते हैं। इतने सारे टॉपिक देख के आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, एक पेज में आपके 3-4 टॉपिक खत्म होने वाले हैं और एक दिन में आपको इनको आधे से ज़्यादा टॉपिक इनको आप खत्म कर सकते हैं। अब माउंट बेटन योजना है आपका 4 लाइन का टॉपिक है भाई। कैबिनेट मिशन है आपका 4 लाइन का टॉपिक है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक है। जैसे कांग्रेस हो गया तो कांग्रेस थोड़ा आपका बड़ा टॉपिक हो सकता है, 1870 में क्रांति थोड़ा बड़ा टॉपिक है। ठीक है, ये 2-2, 4-4 पेज के हैं, बकाया आपके आधे पेज के 4-4 लाइन के टॉपिक हैं। इनको आप देखिएगा क्योंकि मैंने बिल्कुल आपको छोटी छोटी चीजें बता दी हैं कि आपको कोई भी टॉपिक मिस ना हो। इसके बाद अगला इसको भी आप देखिएगा कि भारत में शिक्षा का प्रसार, यानी कि जब इंग्लैंड या जो ब्रिटेन का राज चल रहा था, ब्रिटेन का गुलाम भारत था, उस समय भारत में शिक्षा का विकास किस प्रकार से हुआ, कौन कौन से शिक्षा के लिए यहाँ पे आयोग बनाए गए, कौन कौन से विद्यालय बनाए गए। तो शिक्षा का विकास किस प्रकार से हुआ भारत में 1857 से लेकर 1947 के बीच में, उसको आपको देख लेना है। और 1857 से 1947 के बीच में जो भी समाचार पत्र आए, जो भी समाचार पत्र आपके आए, ठीक है, जैसे बंगाल गजट आया, जो भी आपके समाचार पत्र आए और किसने पेश किए, ठीक है, इसके जो समाचार पत्र हैं वो कौन पब्लिश करता था, तो इसके बारे में आपको देख लेना किसका समाचार पत्र कौन सा है, इसको आपको इंपॉर्टेंट है। प्रमुख संगठन आपको देख लेने हैं, यानी कि 1857 से लेकर 1947 के बीच में जो भी आपके प्रमुख संगठन हुए उनको आपको पढ़ के जाना है। और जनजाति आंदोलन और किसान आंदोलन आपको दिख रहे हैं। अंतिम टॉपिक है आपका जनजाति आंदोलन और किसान आंदोलन। जैसे कि आपका
पिछली बार पूछा गया था कि आपका संथाल विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ, तो इसके जो ऑप्शन था वो आपका सिद्धू कान्हू था। संथाल विद्रोह जो आपका जनजातीय आंदोलन था। इसी प्रकार से आपका बिरसा मुंडा आंदोलन पूछ सकते हैं, तो बिरसा मुंडा जी ने किया था मुंडा आंदोलन। तो जो भी आपके जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन जो चीज़ों को आपको जरूर पढ़ के जाना कि किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो छोटे से छोटे टॉपिक सारे मैंने आपको यहाँ पर लिख रखे हैं 1947 तक, 1857 से 1947 तक, कोई भी चीज़ यहाँ पर मिस नहीं की है। आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो आपकी 6वीं से 8वीं में 8 नंबर का पूछा जाता है, और जो आपका पीआरटी में भी पूछा जाता है, 9 to 10th में भी पूछा जाता है। अगर आपको आईएनएम में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पूरा स्कोर करना है, आपको सिर्फ इतने टॉपिक पढ़ने, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसकी पीडीएफ भी आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। इससे ज़्यादा और इससे कम आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। इतने में आपका काम पूरा 110% चलने वाला है। अब आपको अपने अनुसार सोच लेना। अगर आप सोचेंगे हमें तो पूरा इतिहास पढ़ना है, पूरा इतिहास अगर आपको पढ़ना है भारतीय इतिहास, तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह आपको यही कि आप सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है, इतने में ही आपका काम चलने वाला है। ठीक है, वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग सब्सक्राइब में थोड़े कंजूसी करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कोई भी डाउट है किसी भी और टॉपिक से संबंधित, यानी कि जैसे मैंने आईएनएम का बता दिया, अगर आपको मैथ से संबंधित या साइंस से संबंधित या जो भी सब्जेक्ट से संबंधित आपका डाउट है कि इस प्रकार से आपको टॉपिक पता चल जाए, तो आप कमेंट करिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए और बने रहिए। तब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।